नमस्कार, प्रखर आवाज के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ है एडीजी प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी खाकी वर्दी पहनकर तो जनता की सेवा करते ही हैं, साथ ही साथ ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आज हम अपने शो के जरिए जानेंगे कैसे प्रेम प्रकाश जी इलाहाबाद जोन का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अपने सामाजिक दायित्वों को भी कैसे पूरा करते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रेम प्रकाश जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप खाकी वर्दी भी जब पहनते हैं तो भी जनता की ही सेवा करते हो, और आप जब सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो भी समाज की ही सेवा करते हैं। तो दोनों सेवाओं में फ़र्क क्या है? किसी भी सर्विस में आने के बाद भी आदमी अपने सामाजिक दायित्वों से विमुख नहीं हो सकता। तो जहाँ भी जनता को कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जहाँ आप वहाँ उनका हित, उसका कोई उपकार कर सकते हैं, कोई उनके लिए कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ अवश्य ही हमें भागीदारी करनी चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जो सर्विस में बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं होती। जैसे कोई बीमारी का नई कोविड-19 एक नया चैलेंज आया, तो उस समय लगता है कि पहले से कोई ऐसा ना कोई ट्रेडिशन रहा है, ना कभी लोगों ने देखा है कि इस तरह का संकट आ सकता है। लेकिन उसके बाद आप अगर अपने केवल ड्यूटी में जो आपको दिए गए हैं दायित्व, उन पर ही अगर रहेंगे तो कई जगह आपको लगेगा कि समाज की जितनी सेवा आपको करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ऐसे अवसरों पर जब भी कोई नया चैलेंज आता है तो ज़रूरी रूप से हमें समाज की सेवा से कभी भी हटना नहीं चाहिए, आगे आकर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। जी, तो आप जो सर्विस में नहीं सिखाया जाए उसके लिए भी कंप्लीट करने के लिए आप सामाजिक कार्य में आए हैं। जी, सर्विस एक ये रोजगार का एक साधन समझिए, और साथ ही इसमें भी जो मौके मिलते हैं आपको जनता की सेवा करने के, वो बहुत सारे हैं। इसमें आपके पास अधिकार भी हैं सेवा के साथ साथ। जी। सामाजिक सेवा जब आप करते हैं तो उसमें कई जगह आपकी जो ऑफिशियल जो पोजीशन है उसका आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन आपके जो अपने व्यक्तिगत जो आपके संसाधन हैं या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका आप प्रयोग कर जनता की सेवा कर सकते हैं। जी, तो सर आपने कोविड का नाम लिया और कल से यानी 14 जनवरी से माघ मेला भी शुरू हो गया है, और इस बार का माघ मेला हर बार के माघ मेले से बहुत अलग है, क्योंकि इस बार कोरोना के बीच में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी। तो इतनी भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और मास्क को भी पहने रहने का एक पालन करा पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो कैसे आप इस चैलेंज को फेस करेंगे? ये माघ मेला क्योंकि प्रतिवर्ष लगता था, और इस बार भी जो इसमें भिन्नता आई है वो केवल कोविड की वजह से इसमें है। काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े। इसमें जो भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उन सबको कहा गया है कि वो अपना टेस्ट करा कर आएँ। अच्छा। और उसके बाद टेस्ट करने के बाद भी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, जिसमें मास्क का लगाया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाना और लगातार हाथ धोना, और जितने भी उसके प्रोटोकॉल हैं जिससे कि कोविड का प्रसार ना हो। तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसका पालन करें। कल प्रथम स्नान था और इसमें जितने भी लोग वहाँ पर आए काफ़ी हद तक उन्होंने इसका पालन किया। जहाँ जहाँ कोई विचलन देखने में आया लोगों को समझाया बुझाया गया, और लगातार वहाँ भी जो लोग जांच करा कर नहीं आ पा रहे थे वहाँ जांच केंद्र की भी स्थापना की गई है, और मेले के दौरान भी जांच की जा रही है। सर, यानी कि आप जागरूकता के जरिए लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो कराने की बात जागरूकता के लिए लगातार जो हमारे प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, वहाँ लगातार अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, और जो लोग कांटेक्ट में आते हैं सीधे उन लोगों को भी बताया जा रहा है, और इसका असर भी हुआ है। जी, तो सब मैं अगला क्वेश्चन करूँगी थोड़ा पुलिस पब्लिक रिलेशन पे। तो जब पुलिस पब्लिक रिलेशन की बात आती है तो पुलिस और पब्लिक रिलेशन थोड़ी ठीक सी नहीं दिखती है। जब पुलिस किसी के द्वार पे पहुंचती है तो लोग डर जाते हैं कि पुलिस क्यों आई है। तो ऐसा क्यों होता है कि पुलिस जनता के मन में एक अच्छा ये अपना रिलेशन नहीं बना पाई, या मन में एक अच्छी सी इमेज नहीं बना पाई है? लोग डरते क्यों है जनता से? पुलिस के बारे में एक साधारण ये धारणा है कि पुलिस किसी को पकड़ने के लिए आई है जी। या पुलिस जब भी कोई कार्य करती है किसी के ऊपर अत्याचार कर रही है,
इस तरह की एक पुरानी धारणा जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, क्योंकि हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है आज भी लगभग उसी पैटर्न पर है। तो लोग कई बार सोचते हैं कि पुलिस शायद उनके अधिकारों का हनन करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और प्रजातंत्र में जनता के जो अधिकार हैं वो असीमित है। जनता के जो अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं उनका पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो अभी कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है वो कई बार अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, लेकिन यदि पुलिस भी कहीं कोई इस तरह की जाति करती है या उनके अधिकारों का हनन करती है तो इसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सर, शिकायतों पे तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा पुलिस का देखने को मिला लॉकडाउन के दौरान। लोग जो पुलिस थी वो पीपल्स पुलिस के रूप में नज़र आई। लोगों ने पुलिस के काम को सराहा, लोगों के रोंगटे भी खड़े हुए इनकी मेहनत को देख करके। तो लॉकडाउन के समय जो एक अच्छी सी छवि बनी थी पुलिस की लोगों की नज़र में, वो ऐसे सामान्य दिनों में उतनी अच्छी छवि क्यों नहीं रह पाती है? कोविड के दौरान हमारे पुलिसकर्मियों ने काफ़ी अपनी ड्यूटी से अलग भी काफ़ी लोगों की सेवा की, जिसमें खाना पहुंचाना, उनको दवाई पहुंचाना, उनके आने जाने में उनको फैसिलिटेट करना, और जहां भी कोई बीमार व्यक्ति की सूचना मिली उसके लिए भी हमने पूरे जो अपने संसाधन हैं उनका उपयोग किया। सर, एक चीज़ और भी, पहले मैंने बोला कि लोगों के द्वार पे जब पुलिस जाती थी तो लोग डर जाते थे। लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस द्वारों पे पहुंची तो लोग बड़े खुश होते थे कि पुलिस आई है। तो यही मैं जानना चाहती हूँ कि सामान्य दिनों में लोग डरते हैं, और वो जब असामान्य सा दिन था जो बहुत ही मुश्किल भरे दिन थे, उस समय पुलिस इतना अच्छा कार्य की। तो ये दोनों चेहरा, एक ही इंसान दो चेहरे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब भी आप साधारण जनता की बात करेंगे जी। तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकांश जनता वो अपराधी नहीं है, उसको पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ अपराधी हैं समाज के अंदर, उस पर पुलिस लॉ एनफोर्समेंट का कार्य करती है, उन्हें पकड़ने का कार्य करती है। तो ऐसे लोगों में जो भय व्याप्त होना भी चाहिए पुलिस और कानून से उन्हें डरना भी चाहिए। तो ये जो डर है कई बार वो दूसरे लोगों में फैलाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये केवल अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस है। लेकिन साधारण समय में जब भी आप देखेंगे, जब कोई मुसीबत के समय होता है, कोई विक्टिम होता है, तो उसको अगर पुलिस का कोई भी कर्मचारी खाकी वर्दी आसपास नज़र आ जाए तो समझिए उसको लगता है कि भगवान आ गया। तो मुसीबत के समय में हर एक व्यक्ति को पुलिस एक हेल्पिंग एक हैंड के रूप में नज़र आती है। सर, अभी आपने कहा कि कोई विक्टिम होता है या कभी ऐसा होता है कि पुलिस को देख लेती है जनता, तो उसको लगता है भगवान आती है। कई बार मैंने खुद, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नोटिस किया है कि सिर्फ पुलिस को देखते ही कई क्राइम जो होने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। कोई लोग फाइट करने वाले होते हैं, अगर वहाँ सिर्फ पुलिस की सायरन तक मिल जाती है तो लोग वो क्राइम नहीं करते। इतनी अच्छी, एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है ये, लेकिन पब्लिक रिलेशन अच्छी नहीं है। मैं रिलेशन पे आ रही हूँ, पब्लिक रिलेशन अच्छी नहीं है पुलिस से। इसी बीच में अगर डाला जाए बात तो एफआईआर को लेकर के जनता की बहुत शिकायतें होती हैं पुलिस से कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। फिर लोगों को आगे तो पता नहीं होता है कि हम एसपी सिटी से मिल सकते हैं, एसएचओ से मिल सकते हैं, एसपी से मिल सकते हैं, वो लोग रुख कर जाते हैं एसडीएम और डीएम के लिए। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? जनता के द्वारा जब भी कोई शिकायत थाने में दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, कई बार ये शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ शिकायत दर्ज नहीं की जा रही। लेकिन जो लोग जागरूक हैं उनको पता है कि अगर कोई घटना होती है, आकस्मिक तौर पर उनको पुलिस की आवश्यकता है, तो 112 पर फ़ोन करते हैं। 112 एक यूनिवर्सल नंबर है, वहाँ से पुलिस की सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार से किसी महिला को अगर कोई स्टॉकिंग कर रहा है, कोई टेलीफोन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से परेशान करता है, तो 1090 1090 एक कारगर हमारी पावर लाइन है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। थाने में अभी महिला हेल्प डेस्क जो 24/7 कार्य कर रहे हैं, और उसमें हमारी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी है लगातार। कोई भी महिला अपनी शिकायत लेकर वहाँ जाती है तो उसको कहा गया कि उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, उसको कंप्यूटर में
उसको चढ़ाएंगे और फौरी उनको राहत भी प्रदान करेंगे। चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, वहाँ भी उनका संपर्क करा के उसकी समस्या का निदान कराएंगे। तो ये एक हेल्प डेस्क के रूप में कार्य कर रहे हैं। जहाँ इस प्रकार की शिकायतें दर्ज नहीं की जाती, उनकी शिकायतें उच्चाधिकारियों को दी जा सकती है। साथ ही IGRS जो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसकी समीक्षा की जाती है। तो ऐसे मामलों में IGRS पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जो लोग ऐसे मिलते हैं जो FIR पंजीकरण करने में कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं या दर्ज नहीं करते, ऐसे मामलों में यहाँ तक प्रावधान है कि यदि कोई रेप की विक्टिम है या तेजाब फेंका गया है, गंभीर चोटें हैं, छेड़छाड़ के कोई गंभीर मामले हैं, ऐसे प्रकरणों में अगर थानाध्यक्ष द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जा सकता है जी। साथ ही हमारे जो विभागीय दंड की प्रणाली है, उसे में भी हम लोग ऐसे लोगों को दंडित करते हैं। जी सर। तो जब ऐसी बात आती है, कभी भी जब पुलिस पे सवाल उठते हैं, पुलिसिंग पे सवाल उठते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है पुलिस रिफॉर्म को लेकर के। और 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, 1996 में जो भारत संघ हुआ था, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था तो उस समय 2006 में थोड़ी सी रिफॉर्म लाई गई थी। तो ये जो थोड़ी थोड़ी रिफॉर्म आ रही है, ये एक साथ क्यों नहीं आती है? ये जो रिफॉर्म 2006 में आया था, ये भी 1861 को रिप्लेस किया था। और अब तो हम बहुत आगे आ गए हैं, अब तो डिजिटल क्राइम होने लगे हैं, जिसको साइबर क्राइम भी कहते हैं। तो ऐसे में रिफॉर्म की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें पुलिस एक्ट 1861 में बना, उसके बहुत सारे प्रावधान आज भी लागू हैं। नया मॉडल पुलिस एक्ट भी आया और कई राज्यों में लागू हो गया। उसके साथ ही जितने भी जो हमारे रिफॉर्म्स में जो सजेशंस आए थे, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश आया प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उसमें भी काफ़ी सारे इस तरह के निर्देश मिले हैं जिसमें हमारे पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई है। जैसे इन्वेस्टिगेशंस को लॉ एंड ऑर्डर से अलग किया जाना, थानाध्यक्ष की और उच्चाधिकारी जितने भी हैं, DGP स्तर के, उनकी जो नियुक्ति है उसको 2 साल कम से कम किया जाना। तो ये कई प्रावधान उनमें से आंशिक तौर पे लागू किए जा चुके हैं। लेकिन कई जगह ढांचागत इस तरह की समस्याएं रहती हैं कि जहाँ जैसे लॉ एंड ऑर्डर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो अधिकारी हैं वो कई जगह हम शहरी क्षेत्रों में अलग कर चुके हैं, लेकिन कई स्थानों पर इतनी संख्या कम रहती है कि वो दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते, या जो वर्क प्रेशर है वो कई बार इन्वेस्टिगेशंस का इतना ज़्यादा होता है कि कई इन्वेस्टिगेशन एक IO के पास रहती हैं। लेकिन अभी पिछले समय में काफ़ी नियुक्तियाँ ऐसी हुई हैं जो आरक्षी की जो पदोन्नतियाँ देकर उनको हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर बनाया जाना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो अब संख्या हमारी काफ़ी बढ़ गई है और ये जल्दी ही जितने भी उसमें रिकमेंडेशंस आए हैं वो जल्दी लागू भी होंगे। सर, जब भी पुलिसिंग की बात आती है, स्पीड की बात आती है, रिफॉर्म की बातें आती है, तो इसमें इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 चीज़ें सबसे बेसिक बातें आती हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो रिसर्च के दौरान मैंने देखा था कि जितने बजट एलोकेट होते हैं वो पूरा बजट भी पुलिसिंग के लिए जो बजट एलोकेट हो रहे हैं वो पूरा बजट भी यूज़ नहीं हो पा रहा है। 2013-14 में सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे 86% और 2015-16 में सबसे कम 14% सिर्फ। तो गवर्नमेंट के पास भी तो एक ये बहाना मिल जाएगा कि जितना हम बजट देते उतना तो पुलिस यूज़ ही नहीं कर पाती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बजट का जो प्रावधान किया जाता है उसमें जो वास्तविक ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखते हुए करते हैं, लेकिन कई बार जो हमारी जो प्रक्रिया है उसमें कई बार इतना विलम्ब हो जाता है कि वो समय से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता फंड। लेकिन उस फंड को भी हमारे जो हेड्स में डाइवर्ट करने के लिए उसमें अनुमति लेकर उसमें करते हैं। लेकिन यहाँ जितना भी हमारे पास फंड्स आ रहे हैं अभी पूरी कोशिश रहती है कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो विकास कार्य हैं, चाहे थाना चौकी बनाए जाना या इक्विपमेंट्स की खरीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यहाँ एकदम अप्रत्याशित चेंज आया है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो कैमरा युक्त हो गई हैं, बॉडी वॉर्न कैमरा दिए गए हैं। इसी प्रकार से हमारे जो
यूपी 112 की जितनी भी गाड़ियां हैं या हमारा जो कंट्रोल सेंटर्स हैं वो सभी लगातार इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो पहले इतनी समस्याएं रहती थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। लोगों की पहुंच में ये सब चीज़ें हैं, 112 पे डायल करेंगे और उसका तुरंत ही रिस्पांस मिलता है, गाड़ी पहुंच जाती है। तो ये हर जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं उससे पब्लिक की जो सेवा करने में पुलिस को मदद मिल रही है और ये दिन पर दिन ये स्थिति अच्छी होती जा रही है। तो सर यूपी के आप प्रयागराज जोन के एडीजी हैं और यूपी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट भी प्रयागराज ही है और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिसिंग के लिए बजट एलोकेट किया जाता है वो 3.4% होता है टोटल जीडीपी का। वहीं मिजोरम और मेघालय जैसे जो राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, वो उनकी सरकारें 4.8% अपने बजट का एलोकेट करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ भी बजट को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सरकार से ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाए, कराया जाए और जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकताएं हैं वहाँ फंड्स मिल भी रहे हैं। लेकिन ये अच्छा एक सुखद स्थिति होगी अगर ये फंड्स बढ़ जाएं। तो हमारे पास जैसे हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, अभी तक रेंज स्तर पर हैं, अब उसके बाद में वो ज़िला स्तर पर भी हो जाएंगी। तो बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें काफ़ी बदलाव आएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति होगी अगर बजट बढ़ाया जाए। जी सर, जनता के बीच एक बात चलती है कि सत्ता के साथ साथ पुलिस की रवैया भी बदलती है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं जी। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो लीगल बातें हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं या पब्लिक के लिए जो बातें रखते हैं वो तो उनको सुनना अनिवार्य है, क्योंकि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो अपनी बात रख सकते हैं और पुलिस को जो भी लॉफुल कार्रवाई है वो करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि पुलिस के द्वारा सही कार्रवाई नहीं की जा रही या लीगल कार्रवाई नहीं की जा रही, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका पूरा हक बनता है कि वह उस बात को जोरदार तरीके से रखें। कई बार लोग इसको पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके दबाव में पुलिस काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लीगल कार्रवाई है, लॉफुल कार्रवाई है, वही करने के लिए सभी लोग बाध्य हैं और उसी के लिए हम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई जो किसी राजनीति से प्रेरित हो उसको कहीं भी प्रश्रय नहीं दिया जाता। सर, आपने खुद ही पॉलिटिकल प्रेशर की बात करी। एग्जैक्ट यही चीज़ें जनता के भी मन में होती है कि पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होती है। सर, आप तो आईपीएस लेवल के कर्मचारी हैं, तो एक और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आती है स्टेट वर्सेस यूनियन की। जब स्टेट आप यूनियन के ये हैं मेंबर हैं, यूनियन के तरफ से आप काम करते हैं और आपको काम करना होता है स्टेट पुलिस के साथ, यहाँ सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। कई बार हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में भी आता है कि फलाने व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दिया गया या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? इसमें स्टेट और यूनियन के बीच की लड़ाइयाँ भी शायद आप लोग को परेशान करती होंगी। स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर और इसमें जो हमारे सर्विसेज हैं जैसे आईपीएस है तो उसमें जो रिक्रूटमेंट है और ये यूपीएससी के थ्रू होती है, तो उसमें जो कोटा जिस प्रकार से दिया हुआ है कि इनसाइडर कितने होंगे, आउटसाइडर कितने होंगे, डायरेक्ट आईपीएस कितने होंगे, तो एक सामंजस्य उसमें बनाया गया है। कहीं भी जो अधिकारी हैं जो आईपीएस में हैं वो अन्य प्रदेशों से आते हैं, कुछ इनसाइडर्स रहते हैं 1/3, लेकिन सभी को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है कि उनको केवल लॉफुल कार्रवाई करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप चलना है, जो लॉ ऑफ लैंड है उसका पालन कराना है जी। तो कोई भी व्यक्ति अगर इससे विमुख होता है तो तब वो समझो कि अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा। लेकिन जहाँ तक टकराव की बात है तो इस तरह की कोई अपनी सर्विसेज में मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। और जहाँ तक टेन्योर्स का सवाल है, मैं तो पिछले 3.5 वर्षों से लगातार फील्ड में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि टेन्योर्स की जो स्टेबिलिटी आई है वो काफ़ी हद तक पिछले 5 सालों में काफ़ी हद तक जो है टेन्योर्स स्टेबल हुए हैं। थानाध्यक्ष को भी लंबा समय दिया जा रहा है। यहाँ एसपी और जो उच्च अधिकारी हैं सभी को जो पहले जल्दी ट्रांसफ़र होते थे उस चीज़ पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है
और काफ़ी लंबे टेन्योर्स दिए जा रहे हैं जिसमें कि वो रिजल्ट दे सकें, और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आने शुरू हुए हैं। कानून व्यवस्था एक काफ़ी चाक चौबंद हुई है। जो क्राइम है, महिलाओं के प्रति अपराध है, लूट के अपराध हैं, चोरी है, वाहन चोरी है, सभी में गिरावट आई है जी। तो ये केवल उसी का परिणाम है कि स्टेबिलिटी दी गई और लोगों ने रिजल्ट भी दिए हैं। तो आप जो बताए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आगे से जनता इस चीज़ों को समझे और जो पॉलिटिकल प्रेशर एक्सेट्रा उनके दिमाग में रहती है वो बातें उनके दिमाग से हटे। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी, माघ मेला है और मौनी अमावस्या आने वाली है, सबसे बड़ा नहान वो माना जाता है और उस दिन काफ़ी भीड़ होगी, करोड़ों की भीड़ होगी। तो ऐसे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो माघ मेला में आए तो किस तरीके के प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें? माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या हमारा पीक का सीज़न होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्नानार्थी आते हैं और इसमें हमने सभी से पहले अपील की है कि इसमें केवल जो कल्पवासी पहले कोई प्रण लिए हुए हैं केवल वही रहें, ज़्यादा संख्या में लोग आने की यहाँ पर कोशिश ना करें। जी। जो यहाँ पर आते हैं वो लोग अपना पहले ही टेस्ट करा लें और अपना सर्टिफिकेट रखें। साथ ही जो यहाँ के प्रोटोकॉल हैं कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए हैं, उनका पालन करें, जिसमें मास्क का लगाया जाना है। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, जो वैक्सीन के लिए जो हमारे जो सुविधाएं दी गई हैं वो अब जहाँ जहाँ जिसका नंबर आता है अपना वैक्सीन लगवाए और इन सब प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगर मेले में आएंगे तो उनका स्वागत है। जी सर, आप हमारे शो के लिए समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे एडीजी प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से भी ये अपील करी कि वो आने से पहले अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं और कम से कम ही आने की कोशिश करें। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इस ऑफिस में होते हुए भी क्यों सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, ना ही राज्य और केंद्र के बीच कोई कंट्रोवर्सी होती है। इन्होंने अपनी सारी बातें बहुत अच्छे से और प्रखरता से रखी। तो ऐसे ही और जनप्रतिनिधियों से और लोगों की बातें जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।